अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो बिजली से मुतालिक है, जिसकी वजह से गुज़श्ता रात पाकिस्तान का 70% हिस्सा तारीकी में डूब गया। हुकाम के मुताबिक हपको में टेक्निकल खराबी की वजह से इस ब्रेकडाउन का आगाज हुआ, जिसने बाद में मंगला और तरबेला में बिजली बनाने के अमल को बहुत ज्यादा मुतासर किया। लेकिन इसके साथ साथ जिन मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे, इनमें मौलाना फजल रहमान की जानिब से फाटा में क़याम अमन के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है, इससे मुतालिक खबर शामिल होगी। इसके अलावा बलोचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी तो अपने लाशें उठा ही रही है और अब तक तकरीब कारी का निशाना गवादर में मजदूर हैं, जो वहाँ कोस्टिक हाईवे की तामीर में मसरूफ थे। और इसके साथ साथ कराची और हैदराबाद में एक सियासी तूफान भी बरपा है, जिसकी वजह सिंध के वजीर तालीम पीर मजहरुल हक का बयान है कि जिसमें उनसे ये बात मंसूब की गई है कि हैदराबाद में दूसरी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनने नहीं दी। प्रोग्राम में इसी पर हमारे साथ बात करेंगे सईद काजी साहब और समी इब्राहिम साहब इन्हीं मामलात, और इसके अलावा दीगर अहम मामलात भी हमारे पास हैं जिन पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं हम अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। हपको पावर प्लांट में खराबी के बायस नेशनल ग्रिड सिस्टम ट्रिप कर गया और मुल्क के जो बेशतर शहर थे तारीकी में डूब गए। रात गए कई शहरों में तो बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन कई शहरों में अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले चलते हैं, हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ हैं तारिक अजीज। तारिक, ये बताएगा कि कराची के किन इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है और कितने इलाके ऐसे हैं अभी जहां अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। शायद कराची की सूरत हाल काफी खराब है। 8 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी महज 10 से 15% इलाके हैं जहां बिजली बहाल हो सकी है, और 80 से 85% इलाका जो है वो इस वक्त भी बिजली से महरूम है। गो के रोशनी हो चुकी है और वो तारीकी का राज खत्म हो चुका है शहर से, लेकिन अब मामूलात बुरी तरह मुतासिर हैं। शहर में सुबह के औकात में पूरा शहर तकरीबन वहाँ पानी की फरामी मुअत्तल हुई है। उसके अलावा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है बढ़ेगा, मजीद ये मामलात जो रोजमर्रा के हैं वो खराब होते जाएंगे। तकरीबन 11:15 बजे से जो बिजली गायब है शहर में, अब तक सिर्फ चंद इलाके हैं जिनमें बल्दिया, साइट, औरंगी, वलीका, फेडलबी एरिया, लांडी, कोरंगी और एयरपोर्ट ग्रिड स्टेशन के कुछ फीडर्स हैं जिनकी बिजली बहाल की गई है। और 8 घंटे गुजर जाने के बावजूद केईसी सिर्फ 131 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत पर पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त जो सर्दियों के जो ये दिन चल रहे हैं, इसमें कराची को 1600 से 1700 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, और ऐसी सूरत में 131 मेगावाट बहुत मामूली बिजली है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 10 से 15% इलाके हैं जो इस वक्त बिजली जहां पर बहाल हुई, और केसी का इस वक्त सिस्टम बड़ा सवालिया निशान बन गया है, क्योंकि केसी ने माजी में जब बिन कासिम पावर प्लांट 2 का इफ्तिताह किया था, उस वक्त ये दावा किया था कि अब उन्हें जो नेशनल ग्रिड से हासिल होने वाली बिजली की ऐसी सूरत हाल में जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास ब्लैक स्टार्ट की फैसिलिटी आ गई है। लेकिन अब आज जो ये सूरत हाल आई है बिन कासिम पावर प्लांट 2 के इफ्तिताह के बाद, तो केसी का सिस्टम एक बार फिर जो सवालिया निशान उस पे खड़ा हो गया है कि ठीक है। लेकिन ये जो पूरे मुल्क में बिजली गई है, ये नेशनल ग्रिड सिस्टम ट्रिप होने की वजह से। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुल्तान से, हमारे साथ है नौमान बाबर। नौमान, ये बताएगा कि मुल्तान में कितना फीसद इलाके, कितने फीसद इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई? जी शाजिया, बिल्कुल मुल्तान में तकरीबन 80% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहाल कर दी गई है, तो बाकी जो है 20% इलाकों में बिजली बहाल होना बाकी है। तकरीबन 6 से 7 घंटे जो बिजली रात 10 बजे से 3 बजे के दरमियान जो है बंद हुई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ मुल्तान शहर बल्कि गिरदो नवा के जो इलाके हैं वो भी तारीकी में डूब गए। लेकिन अब मैपको हुकाम का ये कहना है कि वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ बिजली बहाल की जा रही है, जिसमें से 80% बिजली बहाल के 20% इलाके ऐसे हैं जिनकी जल्द जो है बिजली बहाल कर दी जाएगी। जिन इलाकों की बिजली बहाल हुई है उनमें मुमताजाबाद, दिल्ली, नवाशहर, पागड़ और मुजफ्फराबाद के इलाके भी शामिल हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बात करेंगे उमर याकूब से। उमर, लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने फीसद इलाकों में बिजली बहाल की गई और कितने इलाके ऐसे हैं जो अभी भी बिजली से महरूम है? जी शाजिया, लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर इस वक्त पूरा बिजली पूरे लाहौर में बहाल कर दी गई है। 8 घंटे के बाद अब लाहौर में बिजली मौजूद है। रात भर जो सूरत हाल थी उसकी अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर सिर्फ जनरेटर चल रहे थे और बाकी तमाम
जो गैर जरूरी लाइट थी वो भी बंद कर दी गई, रेलवे स्टेशन भी ऐसे ही था। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे वो हॉस्पिटल्स थे। हॉस्पिटल्स में जो जनरेटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे 3 घंटे का बैकअप होता है, और वो 3 घंटे के बाद सिर्फ इमरजेंसी की लाइट्स ओपन रखी थी। उसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट थे वो बंद कर दिए गए, वहाँ पर टोटली लाइट बंद थी। और लाहौर अगर हम बुलंद इमारत से किसी से देखे तो ऐसा लग रहा था किसी स्याह चादर ने पूरे लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब सूरत हाल कदरे बेहतर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाकी शहरों के मुकाबले में लाहौर की जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन से। मोहसिन, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? शादिया, बताया जा रहा है कि 7,300 मेगावाट जो है वो तलब थी पूरे पाकिस्तान में बिजली की, और जो ये वाकया हुआ है उसके बाद 7,000 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम से आउट हो चुकी थी। और इस वक्त तक सेक्रेटरी पानी और बिजली का कहना है कि 5,000 से ज्यादा बिजली सिस्टम में वापस आ चुकी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद अपग्रेड हो रही है। वाकया कुछ इस तरीके से भी बताया गया, रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी इस्लामाबाद में जो कि हमने कवर की, उसमें बताया गया है कि ये तमाम तर सूरत हाल वाकया मंगला डैम पर कुछ ट्रिपिंग हुई थी ट्रबेला पावर हाउस में, और उसका लोड मंगला में मुंतकिल करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ये सारी सूरत हाल पेश आई। लेकिन शादिया, एक और बात आपको बताता चलो जो अहम है, रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने पानी और बिजली के जो सेक्रेटरी थे उनसे बात करते रहे, तो उन्होंने कोई वाजिया सूरत हाल नहीं बयान की, लेकिन उन्होंने यही बताया कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद होंगे जो हमें ये बताएंगे कि जो टेक्निकल खराबी हुई थी कितना फीसद उस पर काबू पा लिया गया है। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि कल रात मुल्क का तकरीबन 80% हिस्सा तारीकी में डूबा रहा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियां शाहिद, आप इन तमाम मामलात को पानी और बिजली से मुतालिक जिनको कवर करते रहते हैं, आप ये बताइएगा ये सारा मामला हुआ कैसे, टेक्निकल खराबी हुई कहाँ पर, कैसे हुई, और अब क्या सूरत हाल है, अब किया जारा है? शाजिया, ये अगर देखा जाए तो कल दिन से ही ये काम जारी था, क्योंकि सारा दिन जो है सेंट्रल पंजाब के इलाके 9 घंटे से 12 घंटे तक वहां पर बिजली नहीं थी और जनरेशन बहुत कम थी। हपको पावर प्लांट जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है जहां से 1200 मेगावाट बिजली जो है वो जनरेट होती है। ये जेनकोस है जो थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, वहां से पैदावार जो थी वो बिल्कुल कम थी, क्योंकि ये अक्सर जो है वो आईपीपीज और जेनकोस को बंद किया जाता है। मशीनें जो है वो इस काबिल नहीं है, इसलिए उसको बंद वक्फे से बंद किया जा रहा था, जिससे वो 500 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रिप कर गई। और जो नेशनल पावर कंट्रोल सिस्टम है इस्लामाबाद में वो बड़ा हसास का सिस्टम है, और वहां से दीगर जो प्लांट्स हैं जिसमें मंगला और तरबेला है वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, और जिससे पूरे मुल्क में ब्रेकडाउन आ गया। 11:30 पर पूरे मुल्क में के 80% हिस्से पर बिजली नहीं थी। अगर केईएससी के मामला को देखा जाए तो केईएससी की अपनी जनरेशन जो है वो इस काबिल है कि वो पूरे कराची को बिजली दे सकती है, लेकिन 650 मेगावाट केईएससी जो है एनटीडीसी के सिस्टम से गुज़श्ता 4 साल से ले रहा है, और वो भी उधार बिजली है, और वो अपनी जनरेशन नहीं करते। और आज जो सिस्टम रात को बैठ गया, इससे जो एक पावर सेक्टर का एक बहरान जो सामने आ रहा है वो उसकी कलई खुल चुकी है, क्योंकि जनरेशन जानबूझकर कम रखी जाती है, फर्नेस ऑयल की कमी नहीं है। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि हर जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे रिफर्बिश करना पड़ता है, इस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपकी बातों से ये लग रहा है, और जिस तरह ये बुरहान आ रहे हैं कि हम इग्नोर कर रहे हैं इसको, इसकी रिपेयर को, इसकी मेंटेनेंस को, ये वजह है। और ये भी बताइए क्या कोई खुदा न खास्ता ये बात सिलसिला जारी रहा तो कोई बड़ा बुरहान भी पैदा हो सकता है? ये बहुत बड़ा बहरान जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि अगर जो रात को ये रिपेयर हो गया और 8 घंटे लग चुके हैं, अभी तक भी मुकम्मल तौर पर रिपेयर नहीं हो सका, अगर ये ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो ये 24 से भी ज्यादा घंटे लग जाएंगे। और पावर कंट्रोल सिस्टम इस तरह कनेक्ट किया गया है पूरे मुल्क से कि अगर वहां से प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो गई तो ये सिस्टम जो है शायद बहाल ना हो सके।
اور جہاں تک مشینوں کی مرمت کا معاملہ ہے تو اس میں یہ 2-3 چیزیں ہیں. 2 اہم باتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا فرنس آئل جو ہے وہ ملاوٹ شدہ ہے, اس نے مشینیں خراب کر دی ہوئی ہیں, اور یو ایس ایڈ نے حکومت پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ وہ ان کو دوبارہ ریپیئر کر دیں گے, اور $80 ملین کی مدد سے کچھ مشینیں ریپیئر بھی کی ہیں, لیکن دیگر جو مشینیں ہیں ان کو کول پر کنورٹ کرنے کا پروگرام ہے اور ان کو ریپیئر نہیں کیا جا رہا, اور وہ 22 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے, اور اس کے بعد ان کی مرمت تک نہیں ہوئی, اور اب حالت یہ ہے کہ 80% جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا میاں شاہد یہ بتائے گا کہ کتنے فیصد بجلی سسٹم سے نکلی تھی؟ سسٹم سے جب بریک ڈاؤن ہوا تھا شاذیہ تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ 7000 میگا واٹ جو ہے وہ سسٹم سے نکل چکا تھا. صرف کے پی کے جو کہ خیبر پختونخوا میں بجلی تھی وہ موجود تھی کچھ حصوں میں, باقی پورا ملک جو تھا وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اور یہ سمجھ لیں کہ اگر وہاں سے وہ سسٹم کو پوری کی پوری بجلی جو تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی, اگر وہاں سے کنیکشن دیا جاتا تو پورے کا پورا سسٹم اڑ سکتا تھا. اس لیے سسٹم سے اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری بجلی جو وہاں نہیں تھی, صرف ایک حصے کو خیبر پختونخوا کو بجلی موجود تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں شاہد آپ کا. سمی صاحب کا صاحب رات کو افواہیں بھی گردش کرتی ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں, دیکھیں ابھی انہوں نے بتا دیا کہ 80% کیپیسٹی مشینوں کی ختم ہو گئی ہے. ہوا کیا, یہ جتنے ہم نے ریاست ادارے, یہ جتنا ہم نے انفراسٹرکچر بنایا تھا اتفاق سے یہ ایوب خان کے دور میں بنا, اسٹیٹ سیکٹر میں بنا. اب کیا ہے, اب یہ جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کا اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب جہاں جہاں آپ نے یہ ڈسٹریبیوشن کر دی ہے, پرائیویٹائز کر دیا ہے, پرافٹ لیں. اچھا اب آپ کے پاس شاذیہ پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس تو تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہے کہ آپ کم از کم بجلی کو جاری رکھ سکیں, کیونکہ پرافٹس کا اتنا ہیوج یہاں پہ ہے. اور ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں نا ذرا, ان کے گھر جا کے دیکھیں جو یہ کاروبار چلا رہے ہیں, اور وطن عزیز کو دیکھ لیں, اس کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, باہر نکل کے یہ تاریں دیکھ لیں. یہ سب کچھ کرنے کے لیے پالیسیز بنانی پڑتی ہیں, پیسے ایلوکیٹ کرنے پڑتے ہیں, بدعنوانی کو روکنا پڑتا ہے. میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ جو احمد مختار صاحب نے کہا تھا پہلے دن اپنی پریس کانفرنس میں, واٹر اور پانی کے منسٹر تھے, کہ یہ کرپشن ہے, تو یہ وہی کرپشن ہے جو کبھی لوڈ شیڈنگ میں ڈھلے گی, کبھی انفراسٹرکچر کے بریک ڈاؤن میں ڈھلے گی. اور جب تک آپ یہ پالیسی چینج نہیں کریں گے, یہ فنڈز اس پہ خرچ نہیں کریں گے, اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں گے, یہ کام ہوتا رہے گا. جی سمی صاحب افواہیں گردش کر رہی تھی مارشل لاء لگ گیا ہے, بھارت حملہ کرنے والا ہے, پوری رات اسی طرح کے میسیجز آتے رہے. یہ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ 6-7 سال پہلے میں نیو یارک میں تھا تو وہاں پر بریک ڈاؤن ہوا. تو یہی خبریں تھی کہ کوئی لوگ بتا رہے تھے کہ جناب ٹاورز پر دوبارہ حملہ ہو گیا, کوئی کہہ رہے تھے فلاں جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے. اصل میں یہ جو بریک ڈاؤن ہے پاور کے, یہ مختلف حصوں میں دنیا کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے اس بریک ڈاؤن میں اور دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے بریک ڈاؤن میں ایک فرق ہے. یہاں پر تو پتا تھا کہ جنریشن کم ہے, پتا تھا کہ سب کچھ خراب ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہونا تھا ہو گیا. دوسرے ممالک میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر کسی ان ایکسپیکٹڈ خرابی کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ہمارے جو حکمران ہیں یا جو طبقہ ہے وہ پھر کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہے تھے, بیان بھی آ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ 2005 میں بھی ہوا تھا, 2009 میں بھی ہوا تھا, انڈیا میں بھی اتنا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, امریکہ میں بھی ہو گیا. وہاں پر جو بریک ڈاؤنز ہیں ان کی وجوہات اور ہیں. قاضی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب تک آپ ان تمام یہ جو ہمارا بجلی بنانے کا پروسیس ہے, یہ جو سارے کارخانے ہیں, اگر ان میں آپ صحیح انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, لائن لاسز کو نہیں روکیں گے, ریپیئرز کو نہیں کریں گے, تو یہ بار بار ہوگا. اور خدا نہ خواستہ جیسے میاں شاہد کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے تک بھی بجلی کے بغیر. میں ایک عرض کر دوں, غالباً ٹائم تھا یا نیوز ویک میگزین تھا, یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس میں ایک ٹائٹل سٹوری چھپی, اور اس کی ٹائٹل پہ ایک تصویر تھی ٹوٹی ہوئی سڑک کی, اور اندر سٹوری تھی انفراسٹرکچر کی. یہ ٹال بوتھ اکانومی جو انہوں نے بنائی ہے, جس کو ہم نے بلائنڈلی فالو کیا ہے, وہ اگر آپ آرٹیکل دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ امریکہ کے عوام اس پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے, انفراسٹرکچر کی پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے, ان کا اپنا ایک رسالہ ہے اور وہ دائیں بازو کا ہے, بائیں بازو کا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری امریکہ کی بہت بڑی آبادی ایک خطرے میں بیٹھی ہے. تو یہ پورا ماڈل بیٹھ گیا ہے, اس پورے ماڈل کے بیٹھنے کی ایک نشانی یہ ہے, کل آپ اور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور بڑے نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کچھ سیاسی معاملات کی. مولانا فضل الرحمان نے کل جماعتی کانفرنس بلانے کی جو کوششیں ہیں یہ تیز کر دی ہیں. یہ کانفرنس 28 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگی. بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس فاٹا میں قیام امن کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کرنے سے متعلق ہوگی. مولانا فضل الرحمان چودھری شجاعت سے بھی بات کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کر سکتی ہے. ہمارے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات قیام کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایجنڈے میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت بھی ایجنڈے میں ہوگی.
क्या हकीकत है, क्या फसाना है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत अंसारी, ऐसी एपीसी की मशकें हम बहुत बार देख चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। अब इसका बेसिकली सही एजेंडा क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? जी शाजिया, जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो मजहबी जमातों में और बिल्कुल जो पाकिस्तान है उनको इंतहाई जो है वो ज़हीन माना जाता है कि वो वक्त के लिहाज से जो है वो बर वक्त अपने कार्ड खेलते हैं और उनमें से अपना जो उनको फायदा होता है वो हासिल करते हैं। वो तालिबान और फाटा के हवाले से जो है उनका मेन एजेंडा है, लेकिन इसी के अंदर वो दो चीजें काम कर रहे हैं। एक निगरान सेटअप के हवाले से सियासी रहनुमाओं से जहां वो मुशावरत कर रहे हैं, तो दूसरा वो अपनी जमात के लिए सीट मराहिल को भी तय कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने बहुत वाज़ह कह दिया है कि इंतखाबात में उनकी जमात जो है किसी नजरियात की बुनियाद पर सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी बल्कि मुकामी हालात के मुताबिक करेगी। जहां पे भी उनका रुकन जो है वो मेंबर कोई भी जीत सकता हुआ, वहां उसकी तंजीम को इख्तियार दे दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग कायदे आज़म और पीपल्स पार्टी हो, किसी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो 28 फरवरी की एपीसी है उसके एजेंडे से किसी भी पाकिस्तान तो तमाम सियासी जमातें रजामंद हैं इसमें शिरकत के लिए? यकीनन जिस सभी जमातों ने आमादगी जाहिर कर दी है। रात मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने भी आमादगी जाहिर कर दी है। आज मौलाना फजल रहमान जो है वो नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। ये क्या एजेंडा है पाकिस्तान के हवाले से जिस पर किसी भी सियासी जमात को इख्तलाफ हो नहीं सकता। एएनपी ने भी इसकी तायद की है। तो यूं कह लें कि ऐसा काबिल कबूल एजेंडा लेकर मौलाना फजल रहमान उसके साथ साथ दीगर सियासी जो अहदाफ हैं उनको भी हासिल करने के लिए कोशिशां हैं। अच्छा, ये आपने दीगर सियासी अहदाफ की बात की है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको ज़राए क्या बताते हैं आपके कि ये इसमें बात तो फाटा में क़याम अमन की है लेकिन दर हकीकत जो निगरान सेटअप के लिए मशावरत हो रही है बिहाइंड द सीन, ये कॉन्फ्रेंस उसमें बड़ी एक अहमियत की हामिल होगी? समी साहब, इसमें बुनियादी तौर पर ये बात है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो उनके हवाले से ये माना जाता है, जाना जाता है कि वो बर वक्त अपने कार्ड खेलते हैं, कबल वक्त वो कभी कोई मूवमेंट नहीं शुरू करते। इस वक्त जब मार्च का महीना आने वाला है तो दो चीजें उन्होंने टारगेट की हैं। एक, उन्होंने पंजाब में अपने जलसों का हदफ तय किया है और 31 मार्च को पंजाब में जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर। और दूसरा, उन्होंने निगरान सेटअप के हवाले से बज़ाहिर तो वो आजिज़ी के साथ यही कहते हैं कि निगरान सेटअप के लिए जो आईनी स्टेक होल्डर्स है वो फैसला जो करेंगे मुझे कबूल होगा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों की तरफ से मौलाना फजल रहमान एक ऐसे काबिल कबूल रहनुमा है जो यूं कह लें कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी होती है, जो कि आईनी तौर पर सामने बैठकर मौलाना राजा परवेज अशरफ और शायद कोई निसार जो फैसले ना कर सके, मौलाना फजल रहमान पसे पर्दा रह के उनमें मुआवनत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर इसी पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की। समी साहब, बाज़ाहिर तो लग रहा है कि फाटा में क़याम अमन की बात होगी, लेकिन एजेंडे में जो पसे पर्दा अनासिर लग रहे हैं वो लग रहा है कि निगरान सेटअप पर जो अभी तक कंसेंसस नहीं हो सका है उस पर बातचीत करना है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कुछ सियासी कायदीन का यही ख्याल है। कल मेरी उनसे बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, नाम मैं अब नहीं लेता उनका ये कहना था कि ये एक एक्सरसाइज है निगरान सेटअप के लिए। जो तमाम नाम डिस्कस किए जा रहे हैं वो भी बिहाइंड द सीन डिस्कस होंगे और ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कि जिसमें सियासी जमातों के दरमियान कुछ कंसेंसस डेवलप होने का इम्कान है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नहायत अहम है ये बात फाटा में क़याम अमन के हवाले से भी, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो ट्रूप्स विड्रॉल है, फॉरेन ट्रूप्स, वो उसकी अब शुरुआत होने वाली हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमातों का जो ख्याल है और उसके साथ जो सियासी जमातें हैं वो एक कंसेंसस पॉइंट ढूंढ रही हैं ताकि उन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जब पाकिस्तानी हमायदीन जाएं तो उनको ये पता हो बेसिकली कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तमाम कौमी पार्टीज़ जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। मैं आगे प्रोग्राम में चलकर ज़रूर डिस्कशन करूँगा इसी हवाले से, क्योंकि कल एक बड़ी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई है इस्लामाबाद में जिसमें बहुत सारे जो कोना मुश्क साफ़ी हैं, बड़े बड़े एंकर्स, उनको बुलाया गया और वो आर्मी की आला क़यादत ने उन्हें ब्रीफिंग दी है
कुछ चीज़ें छपी भी हैं नाम लिए बगैर, लेकिन कुछ छुपी हुई हैं। जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनका हम इजहार करेंगे आगे चलकर, और वो इसी से जुड़ी हुई हैं बेसिकली। ये जो मौलाना फजलुर रहमान की जो एक्सरसाइज है इससे जुड़ी हुई है वो। ठीक है, मुझे कॉल लेनी है। अमेरिका से कॉलर है शकील अंजुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, राना शकील बोल रहा हूँ जी, न्यूयॉर्क अमेरिका से। जी जी बोलिए। मेरी गुजारिश है कि साहब बैठे हैं, काजी साहब बैठे हैं जी, तो जी मैं राना शकील बोल रहा हूँ, आपका पुराना खैर खा। तो राना साहब बहुत अच्छा होगा कि वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिए, हमें आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं सुनाई दे रही है। टाइम कम होता है राना साहब, अगर आप जल्दी से वो बयान कर दें जो आप बयान करना चाहते हैं इन जुमलों के बगैर, तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। काजी साहब एक दिन बात कर रहे थे बड़ी मजेदार, कि जिसमें उन्होंने एक बात की थी कि हमारे जी जी चलो बात सिंपल सी ये है जी कि इन्होंने कुछ सहाफियों का नाम छुपाया था। इन्होंने कहा अगर वो मेरे पास होता तो वो मैं बता देता कि वो सहाफियों का कैरेक्टर। एक तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज तक उनके पास वो नाम आ गया तो वो बता दें। ठीक है। दूसरा, हर वक्त ये पीपल्स पार्टी या कोई भी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, जितनी भी इनके साथ जो भी इनका सलूक है, इसकी बजाय अगर ये नवाज शरीफ के चेहरे को जरा आईना दिखाएं, हमें भी उन्हें भी, कि जो उनका ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समझ आ गई आप क्या कहना चाहते हैं। कमेंट करना चाहेंगे क्या आप उन सहाफियों के नाम बता दें? मेरा बड़ा वाज़ेह रहा है। मैं फिर कह देता हूं कि मेरे पास अभी कोई ऐसी स्टोरी छपी भी नहीं है और सहाफियों के नाम भी नहीं आए, तो हम सबसे पहले देंगे क्योंकि एक जिम्मेदारी का काम है। और दूसरी बात ये कि ये एक बड़े दुख भरी बात है कि अगर आप क्रिटिसिज्म करें तो कभी आपको नवाज शरीफ साहब से लंप कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, कभी पीपल्स पार्टी से लंप कर देंगे। मेरी राय ये है कि हम जो साफ़ी हैं, हमारा मकसद अवाम की जो आवाज़ है वो होना चाहिए, और जो अवाम के हकूक़ इन्होंने अदा करने हैं, क्योंकि अवाम के टैक्सों से ही प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह, उसकी गाड़ी का झंडा और CM साहब के सारे पर्क्स जो हैं, जो अनटोल्ड जिस तरह मुगल बादशाहों वाले हैं, ये मुल्क के अवाम देते हैं। लिहाजा हमारा ताल्लुक किसी नवाज शरीफ साहब से या पीपल्स पार्टी से नहीं है। बात यह कि एक आइन लिखा हुआ है, उस आइन के मुताबिक लोगों के राइट्स दे दें। आप भी मौज मेला करते रहे, रूलिंग क्लास मौज मेला ही करती होती है, मगर हमारी बिजली बंद ना हो, हमारी बिजली बंद ना हो, इतना ना खाएं कि सारी फारूक हो जाए। ठीक है, बस ये हम तो अर्ज करते हैं। अच्छा, मैं जरा एक काजी साहब से, आपने बात बड़ी सही की है, लेकिन काजी साहब वो जिस तरह अभी आप जरा थोड़ा बिलबिलाए हैं ना, कि बड़ी दुख की बात है कि वो एफिलिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कोई आदमी बात करे। आप भी तो हमें सारे प्रोग्राम में अमेरिकी एजेंट ही कहते रहते हैं। हमारा आप क्या समझते हैं मास्को मेरी जन्मभूमि है? मैं मास्को से आया हूँ। पहली बात तो ये कि जब मास्को मौजूद था तो हम उसके मुखालफों में थे। अच्छा। उस वक्त लड़ रहे थे कि हम कह रहे थे स्टालिनिस्ट गलत हैं। हाँ जी, और अब हम कह रहे हैं कि इधर की पार्टियां, इधर तो पहले, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें भी लंप ना करें। हमारा काम सिर्फ ये है कि एक आइन है, आइन के तहत अवाम के राइट्स हैं, वो दे दें, हमारा कोई नजायज। मैं एग्री करता हूँ, ये बात सही है। ठीक है, आरिफ वाले से एक और कॉलर है सद्दाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फिरदौस हुसैन आबिद बोल रहा हूँ जी, आरवाला से। जी जी बोलिए। ये मुझे इन दो सहाफी भाइयों से ये एक सवाल करना है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने इतने फैसले दिए, इस पे इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी? आज तक उनके किसी फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है? ये चीनी का बहरान आया, बिजली का बहरान आया, CNG का बहरान आया, उन्होंने फैसले दिए, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये है असल बात। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोई फोरम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सद्दाम आपका। जी, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है। जिस तरह कल 12 लाख रुपए की गैस चोरी पे एक आदमी को सजाए कैद, उम्र की कैद होगी। कुछ वो थे साहब, उनको पकड़े गए किसी छोटी सी आबादी में, मगर बड़ों को नहीं होती। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम में ये इंतज़ाम रखा गया है कि जनाब ये बड़े मछलियाँ इसमें नेट ना हो सकें। अच्छा, मैं ज़रा रिस्पॉन्ड इनको करना चाहता हूँ। ये आपकी बात, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, वो वज़ीर आज़म घर चला गया, उस पर इम्प्लीमेंट होगी। और फिर हम देखते हैं कि ये शाहजेब जो कत्ल केस है, उसमें जतोई जो हैं मुलज़म, वो उनको बाहर से पकड़ के लाया गया,
توقیر صادق صاحب بھی اب گرفتار ہو چکے ہیں, ان کو بھی پاکستان لانے کی بات کی جا رہی ہے. بہت سارے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے ذکر کیا نا, یہ پھر ایک ہم کنٹروورسی میں چلے جائیں گے. میں توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا, بہت زیادہ ہمیں احترام ہے ججز کا. یہ جو چینی کے فیصلے ہیں یا دوسرے فیصلے ہیں, یہ کام میرا خیال ہے ایگزیکٹو کا ہے, اور ایگزیکٹو ہی جب اس فیصلے کو کرتے ہیں تو پھر ہی اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے. فیصلہ دینا ہے. ہاں, مگر چینی پھر بھی 70 روپے یا 60 روپے بکتی ہے. ایگزیکٹو جب فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ ایگزیکٹو والے خود چینی پروڈیوسرز میں ہوتے ہیں, لہذا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں یہ تمام فیصلے ایگزیکٹو نے کرنے ہوتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. نظام کو چلانے کے لیے تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں. تمام ادارے اپنی حدود میں جب رہ کر کام کریں گے تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوگا. کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ کورٹس ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, جب وہ اپنے اختیارات سے توازن کرے گی تو معاملہ ٹھیک ہوگا. مثلا جیسے اوگرا جو ہے وہ اپنے حدود میں کام کر رہی تھی, توقیر صادق صاحب, وہ جو سارے معین آفتاب صاحب اپنی حدود میں کام کر رہے تھے جب وہ اسٹیل مل کا بیڑا غرق کر رہے تھے. مطلب بات یہ کہ ایگزیکٹو جو ہے, سپریم کورٹ تو چلو جو بھی آپ کی کسی کی اپنی ہر کسی کی رائے ہے, مگر یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے اس میں کر رہے ہیں, اس میں دائرہ کار میں کر رہے ہیں. جب یہ دائرہ کار سے باہر جاتے ہیں کوئی روکتا ہے, پھر یہ ظاہر ہے بات ایسی ہے, مجھے پھنسانا چاہتے ہیں. یہ تو بڑا جھنڈا لے کے پتہ نہیں, میں تو کہتا ہوں یہ بڑا بیان کریں گے, اور بھی کر سکتے ہیں بیان. میں کو بات بولوں گا تو مجھے رجسٹرار صاحب بلا لیں گے, اس لیے میں تو خاموش ہوں. آپ جو مرضی بولیں اسی چیز. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جتنی مرضی آپ سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں, آپ بتائیں اسٹیل مل کا بیڑا غرق نہیں ہوا, پی آئی اے کا بیڑا غرق نہیں, وہ کیا سپریم کورٹ نے کیا اس کا, وہ سپریم کورٹ چلا رہی تھی. بھائی جب آپ اپنا کام ہی غلط کرتے ہیں, کبھی ادنان خواجہ جیسے بندے کو لگا دیتے ہیں, کبھی کسی کو, اس کا مطلب آپ کے مسائل کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس ایگری کرتا ہوں آپ سے اس معاملے پہ, ڈس ایگری. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی, جو کہ مسلسل دہشت گردی کی زد میں ہے. پہلے فرقہ واریت کے نام پر دہشت گردی جاری تھی, اور اب گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر کام کرنے والے مزدور نشانے پر ہیں. اس بارے میں کیا اپڈیٹ سے بات کریں گے ہمارے نمائندے بہرام بلوچ سے. بہرام, پتہ چلا ان لوگوں کا جنہوں نے موٹر سائیکل پر سوار تھے, جنہوں نے ان مزدوروں پر فائرنگ کی, کون لوگ تھے وہ؟ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے, لیکن یہ ہے کہ حکومت نے, ضلعی انتظامیہ نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے, ان کی تلاش جاری ہے, لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے کون تھے, کہاں سے آئے تھے. جی ویسے یہ بتائیے بہرام کہ پرسیپشن کیا ہے, اب یہ غریب مزدور جو سڑک بنا رہے تھے, گوادر میں ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے, وہاں پر آپ کو کیا لوگ بتا رہے ہیں, اس کا کوئی اس بات سے تعلق تو نہیں ہے کہ گوادر کو چائنا کے کمپنی کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے, کچھ وہ لوگ تو نہیں تھے؟ عموماً اس طرح کے واقعات چائنا کے ساتھ معاہدے ہوا ہے, اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح سے کوئی تعلق کوئی خاص نہیں بنتا, لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی بلوچستان میں جو مزاحمتی تحریک چل رہا ہے ان کی جانب سے عموماً وقتاً فوقتاً. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے لائن میں. بہت شکریہ آپ کا بہرام بلوچ. آپ کا کیسا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو بلوچستان میں حالات کو خراب ہی رکھنا چاہتی ہے, پہلے فرقہ واریت اور اب مزدور ٹارگٹ. میں سمجھتا ہوں یہ مقامی اور عالمی دونوں اور علاقائی ریشہ دوانیوں کا شکار ہے یہاں پہ, اور جیسے ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی منرل رچ ایریا ہے, اور یہاں پہ نظر آ پھر چائنا جو, اور اس کو آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے, بلکہ اس پہ تو اب کھل کے ہمارے پولیٹیکل نمائندے بات کرنے لگے ہیں, جو 2 پراکسی وارز جہاں چل رہی ہیں. مگر میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کا بھی یہاں پہ بہت ہاتھ ہے ان حالات کو خراب کرنے میں, اور اس میں یہ اب اللہ ہی ہے اس کا کچھ کرے. لیکن سمیع صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کیا, اس بات کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس بارے میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے جو گوادر کو چائنا کے حوالے گوادر فورٹ کو. جی ہاں, اس میں رضا ربانی صاحب کا ایک سینٹ میں بیان تھا جس دن ہزارہ کمیونٹی کا بڑا بلاسٹ ہوا تھا, تقریباً 100 لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے, تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو اسی دن جو حملہ ہوا ہے, دھماکہ ہے, یہ بیسیکلی رد عمل ہے, جو لوگ یہ روکنا چاہ رہے تھے کہ گوادر آپ چائنا کے حوالے نہ کریں. تو یہ اس لیے اس کے ڈانڈے جیسے انہوں نے کہا کہ عالمی بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں. مگر بات پھر وہیں آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, جو ہم پہلے ہم نے پولیٹیکل لوگوں کی بات کی نا, تو ہم ڈیفنس کے پیسے بھی تو ہم ہی دیتے ہیں نا, اس ملک کے عوام کے جیب سے جاتا ہے نا, تو وہ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی
कि इसको ठीक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिंध के वजीर तालीम पीर मजहरुल हक की, जिनके बयान पर कल मुत्तहदा ने सिंध भर में एहतजाज किया। फायरिंग और पथराव से पुलिस अफसर समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि पीर मजहरुल हक कहते हैं कि उन्होंने ये बयान ऐसे नहीं दिया जैसे पेश किया गया है। और MQM ये कहती है कि अगर रवां इजलास में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल पेश न किया गया तो सिंध भर में न सिर्फ एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा बल्कि MQM सिंध असेंबली तक मार्च भी करेगी। क्या ये बिल अब असेंबली में पेश होगा? बात करेंगे हमारे नुमाइंदा किरण खान से। किरण खान, MQM तो साफ कह चुकी कि अगर अब ये बिल पेश ना किया गया तो एहतजाज होगा, मुजाहरा होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि बिल पेश हो सकता है असेंबली में रवां सेशन में? जी शाजिया, जहाँ तक ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल की बात है कि वो असेंबली में पेश होगा, तो MQM अभी तकरीबन 4 दिन पहले सिंध असेंबली में एक बिल जो है वो जमा करा चुकी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से। और आज का जो इजलास है उसमें तवक्को है कि MQM खुद ये बिल जो है वो पेश कर देगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी और जो वहाँ पे असेंबली जो है इसको मंजूर करती है नहीं करती वो बात अलग है, वो देखने में आएगी। और MQM का ये कहना है कि अगर ये बिल वो पेश करे और फिर भी मंजूर ना हो तो उसके बाद जो है एहतजाज जारी रहेगा। और यहाँ पर जो कल हमारी रहनुमाओं से भी बात हुई थी MQM के, तो उनका ये कहना है कि पीर मजहरुल हक अगर इस बात को की तरदीद करते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है तो उनको चाहिए कि इस बिल को जो है वो सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं कमेंट कर दूं? जी जी बिल्कुल कीजिए। अब जब आप कोई असल काम सिंध जो है, सिंध जहाँ ये बैठ के सियासत कर रहे हैं, अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें और जाके उन जो सैलाब के जो कैंप से जाके देखें तो अफ्रीका की जिंदगी याद आ जाती है। ये हमें पहले ऑर्डिनेंस जो है जी वो लोकल बॉडीज का वो आएगा नहीं आएगा, ये हमें ऐसे मसरूफ रखते हैं, ना कोई काम करते हैं ना ये कोई काम कर सकते हैं। इस वक्त जो सोशल फिगर्स हैं हमारे वो सिंध के बदतरीन हैं और खास तौर पे सैलाब के जो हिट हुए थे अभी तक लोग वहां बैठे हुए हैं, ये जो पता नहीं क्या कहानी सुना रहे हैं। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं शाजिया, मैं तो 2 खबरें जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। एक तो ये जो जस्टिस जमशेद साहब की आई थी, इसमें बड़े मुतबरक नाम आए हैं जिन्होंने कर्जे राइट ऑफ करवाए हैं, जिसमें गिलानी साहब का नाम तो पहले उनकी मोहतरमा आलिया फौजिया गिलानी साहिबा का भी नाम था, मगर इसमें एक और नाम भी है जिसमें जो आसमा जहांगीर साहिबा उनके जो मियाँ हैं जनाब हाला स्पिनिंग मिल के मालिक जो हैं वो उनका भी लोन है कुछ 40-45 मिलियन का। इसी तरह इनका है। इसके बाद जो बहुत जो लाल जी हैं वो फ्रेंड बताए जाते हैं जनाब सदर साहब के, उनके ये बहुत से लोगों का है। और इसमें जो फिगर दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो ज़्यादा है, वो कुछ 350 बिलियन की बनती है। जो इन्होंने जस्टिस जमशेद साहब ने किया है वो कुछ 87 बिलियन का सिलसिला है। इसमें इस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि आप इन लोगों के खिलाफ मूव करें कानून को, और साथ साथ ये भी कहा है कि जो बैंकर्स हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दिए गए थे वो पहले ही इंतजाम कर लिया गया था कि इनको वेव ऑफ कर दिया जाए, और दूसरा वेव ऑफ करते हुए रीजन नहीं लिखी गई, रीजन की जगह बिजनेस लिखा हुआ है। तो ये एक शेडी किस्म का सिलसिला था, मगर कौन इसे पकड़ेगा या पकड़ सकेगा या नहीं। मगर नाम बड़े मोहतरम आए हैं जो 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 हकूक के लिए लड़ने वाले हैं, उनके बड़े हकूक हैं इस मुल्क में, तो मैंने कहा आज शामिल कर लें हम। समी साहब आपके पास। अच्छा, मैंने जिक्र किया था इससे पहले हम मौलाना फजलुर रहमान की कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहे थे जो, और एक बड़ी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई है इस्लामाबाद में जिसमें जो चीज़ें सामने आई हैं 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि इलेक्शंस को रोकने में फ़ौज कोई रुकावट नहीं बनेगी, और दूसरा जो इस वक्त दहशतगर्दों के साथ बातचीत की बात हो रही है, तालिबान ने पेशकश भी की थी और 3 नाम भी पेश किए थे जिनमें नवाज शरीफ और अलामा मुनव्वर हसन साहब शामिल हैं कि ये अगर ज़मानत दें तो बात होगी। तो ये उस ब्रीफिंग में बताया गया कि जब तक तालिबान पाकिस्तान के आइन और कानून और रियासत को नहीं मानते उस वक्त तक उनसे जो गुफ्तगू है वो नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कुछ गुफ्तगू करनी भी है उनके साथ तो फिर जो सियासी जमातें हैं वो एक बालिग नज़री का मुजाहरा करें और तमाम इसकी ओनरशिप लें, पूरा उसमें वो बैक करें, तो उस पर जाकर वो बात की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में ये सारा मामला हो रहा है। इलेक्शंस के हवाले से मैंने बताया, ये कहा गया कि फ़ौज जो है ना वो इतनी ज़्यादा तादाद में चाहिए, अगर हर जगह पे तैनात की जाए तो वो उससे उन्होंने माजूरी का इज़हार किया कि मुमकिन नहीं है कि 1-1.5 लाख फ़ौजी आप इस वक्त सरहदों से निकाल कर पूरे पाकिस्तान में फैला दें। लॉ एंड ऑर्डर फिर कैसे बेहतर होगा? उन्होंने कहा कि वो जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मदद के लिए हम ज़रूर अवेलेबल होंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, लेकिन वो खुद उसका वो बंदोबस्त करें। अब हम ये जो बात इससे पहले जनरल आसिम बाजवा जो ISPR के हैं उन्होंने भी एक ब्रीफिंग दी। एक चीज़ जो मैं करना चाह रहा था कि जब फ़ौज ये कहती है, कोई भी उनका आदमी ये कहता है बाइख्तियार कि जनाब हमने पिछले 5 साल कुछ नहीं किया और हम बिल्कुल कुछ नहीं चाहते,
تو یہ کوئی کریڈٹ کی بات ہے کہ اگر آپ نے 5 سال کچھ نہیں کیا؟ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. تو یہ کہنا آ کے کہ جناب ہم نے اس میں مداخلت نہیں کی، تو یہ آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے جو ماضی میں آپ نہیں کرتے رہے تھے. وہ قابل تعریف ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے وہ نہیں کیا تو اس سے کوئی ان کو کوئی ایکسٹرا کریڈٹ ان کو دیا جائے، میرا نہیں خیال کہ یہ اپروچ ٹھیک ہے. کیونکہ ڈیموکریسی نام ہے ایک مائنڈ سیٹ کا، اس میں ہر ادارے نے اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کر کام کرنا ہے اور جو ان کی حد ہے اس کو تسلیم کرنا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس ساری گفتگو سے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا گیا کہ اس ملک کو چلانا سیاستدانوں کا کام ہے. بار بار یہ ادارے سمجھتے ہیں اور یہ ایک احسان جیسے کوئی جتلا رہا ہو کہ جناب ہم نے آپ پہ. ایک بات مس کر کے سمیع صاحب، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ $6 بلین رہ جائیں گے ٹوٹل. لگ یہ رہا ہے جون تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک چلانے کی جو بات ہے، ملک کیا ہے، اس کو چلا کون رہے ہیں؟ یہ بجلی کو کون چلا رہے ہیں؟ یہ PIA کو کون چلا رہے ہیں؟ آپ کے وہی کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں جو چلا رہے ہیں، جو پہلے مشرف کے دور میں تھے، اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں تھے، ضیاء الحق کے دور میں جن کا جنم ہوا وہ سارے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات سمیع صاحب کی ٹھیک ہے کہ ان کا یہ آئینی فریضہ ہے. باقی یہ سارے آئینی فریضے کر رہے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو بینکرپسی قریب لے آئے. کام یہ بھی نہیں کر رہے، کام انہوں نے بھی ماضی میں غلط کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ریلیف آپ نے لوگوں کو دینا ہے، نہ مارشل لاء نے دیا، نہ ڈیموکریسی نے دیا. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے تھے، کارلی بھٹو نے آخری بات، کارلی بھٹو نے غریب کو مفت تعلیم دی تھی اور گیلانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جناب ان کی تعلیمی پالیسی غلط تھی. اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی عمل کیا. یہ جو کالج جہاں پہ بچے پڑھ لیتے تھے اب وہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ کیونکہ بورڈ بنا دی. میں بڑا جلدی سے رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ $6 بلین کے رہ جائیں گے فارن ایکسچینج ریزروز، وہ اس کا تعلق ملکی حالات سے ہے. اور ملکی حالات میں جو لا اینڈ آرڈر ہے کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، انویسٹ نہیں کریں گے نا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. اور وہ انویسٹ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ جو ایک پراکسی وار چل رہی ہے، پھر آتا ہے انہی ایجنسیوں کی طرف نام جنہوں نے یہ کالا دم تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو در پردہ سپورٹ کر رہے ہیں. صرف ایک لائن میں اگر اجازت دیں میں پڑھ لوں. یہ اس نے آج کافر کون کے نام سے محمد حنیف نے ایک بڑا اچھا کالم لکھنا ہے. مارنے والوں کے اعتراضات اتنے بلند آواز ہیں، ان کے لہجے اتنے مقامی ہیں اور وہ جس دھڑلے سے پاکستان کی مساجد اس کی گلی گوچوں میں اپنے کارناموں پر فخر کرتے ہیں اور اس مشن کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، اس سے کسی کے ذہن میں یہ شک نہیں رہا کہ کم از کم 3 دہائیوں سے جاری اس فرقہ واریت کی بنیاد کہیں اور نہیں ہو سکتی. ریال اور دینار شاید ہمارے برادر اسلامی ممالک سے آئے ہوں، لیکن اب یہ مقامی مشن ہے اور اب اس کے تانے بانے یہاں کی مساجد اور مدرسوں نکل کر بازاروں میں پڑے چندے کے ڈبوں، عدالتوں میں سہمے ہوئے ججوں سے ہوتے ہوئے خفیہ اداروں کے ان مفکروں تک جا ملتے ہیں جو اپنے آپ کو ہماری نظریاتی سرحدوں کے محافظ کہتے ہیں. آخری لائن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے، فرقہ واریت نے جو قتل و غارت کی پاکستان کو اور وہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی نہیں ہے، پرائم منسٹر کے انڈر ایجنسی نہیں آتی، اداروں کو اپنی کریکشن کرنی چاہیے. پرائم منسٹر کے انڈر نہیں آتی، فوج پرائم منسٹر کے انڈر نہیں آتی. یہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے. حضور میں یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ اگر ان سے پاورفل ہیں تو انہیں کہیں کوئی اور کام کر لیں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چلیں. آپ پہلے بہت دفعہ یہ مشورہ دے چکے ہیں، آج بھی اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، آپ اپنے رائٹس کو نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ ویک ہیں. پروگرام کا وقت ہو گیا. سمیع صاحب بارے میں نشاندہی کرتے ہیں تو آپ بیچ میں آپ ویک ہیں نا، پکڑے ایجنسیوں کو. ہم تو ایجنسیوں سے لڑتے رہے، آپ نہیں اندر رہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر اجازت دیجیے. یہ بحث تو چلتی رہے گی، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.